जय हिंद स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज का जो सेशन है इसमें हम परसेंटेज के जो भी पीवाईक्यूज हैं रिलेटेड टू सीडीएस और कुछ जो टाइप होते हैं एफकेट के, वो हम प्रैक्टिस करेंगे। बेसिकली परसेंटेज चैप्टर्स में फिर बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं, पर परसेंटेज की वेटेज इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आने वाले जितने भी चैप्टर्स होंगे अभी, वेदर इट इज एस आई सी आई, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो, ऑलमोस्ट अर्थमेटिक का 70 to 80% पार्ट जो है वो परसेंटेज पे डिपेंडेंट है। आपका परसेंटेज जितना अच्छा होगा, आपके सारे के सारे आने वाले चैप्टर्स उतने ही अच्छे होंगे। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, सत्संग की तरह नहीं सुननी है क्लास। व्हाट यू विल डू, कुछ 6 से 7 जो भी क्वेश्चंस आते हैं अभी, वीडियो पॉज करना है, पहले खुद से सॉल्व करके देखो। मतलब आएगा ना शो यू कि अभी तक हमने जितनी भी अपनी लाइव सेशंस में, प्रैक्टिस सेशन में जो भी प्रैक्टिस की है ना, उसके बाद तुम खुद ब खुद देखना ही पीवाईक्यूज हैं सीडीएस के। शायद ही कोई पीवाईक्यू होगा जिसमें तुमको दूसरा चांस लगे सॉल्व करने में, एक ही बार में सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बस सीधी सी बात है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की बात है। जितनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी उतनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो। यहाँ बोलता है ना, हॉस्टल द रेंट पर रूम इज इंक्रीज बाय 20%। इफ नंबर ऑफ रूम्स इन द हॉस्टल इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 20%। ठीक है, रेंट भी 20% बढ़ रहा है, रेंट पर रूम, और क्या बढ़ रहा है, हॉस्टल में रूम्स जो है वो भी 20% से बढ़ रहे हैं। उसके बाद बोलता है एंड द हॉस्टल इज ऑलवेज फुल। चलो ये फुल है, मतलब इन्होंने हमारी सहूलियत के लिए बोला है। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द टोटल कलेक्शन एट द कैश काउंटर। बेसिक सी बात है, स्टार्टिंग में जिस कंडीशन में रुपए मिलते थे, एक बार में पूरा का पूरा रेवेन्यू जो निकल के आता था, उसके बाद जब हमने रूम्स भी बढ़ा दिए और रेंट भी बढ़ा दिया, उसके बाद जो रेवेन्यू आया उसमें कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, ये पूछा हुआ है। कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि रूम्स जो थे, ठीक है, वो थे 100। 100 क्यों मान रहा हूँ, वही मुझे परसेंटेज में सहूलियत मिल जाए। ठीक है, और रेंट पर रूम था 100 रुपीज। ठीक है, स्टार्टिंग का डेटा ये है। ठीक है, स्टार्टिंग में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिकली तो एक लाइन का क्वेश्चन है, समझाने के लिए इतना बड़ा करना पड़ रहा है। तो रूम स्टार्टिंग में 100 है और रेंट पर रूम भी 100 है। उन्होंने क्या बोला, दोनों में 20% का इंक्रीज हो गया आफ्टर इंक्रीमेंट। देखो, रूम्स भी कितने बढ़ गए हैं, रूम्स इंक्रीज बाय 20%, मतलब ये कितने हो गए, अब 120 रूम्स हो चुके हैं। और रेंट कितना हो चुका है, वो भी 20% बन चुका है। अब एक रूम का रेंट हो गया 120 रुपए। ठीक है, लेट्स से, अब खुद ब खुद ध्यान से देखो, एग्जाम्पल की वजह से बता रहा हूं। अगर आपके पास 2 रूम है और एक रूम से आपको किराया मिलता है 20 रुपए, ठीक है, अगर एक रूम से 20 रुपए किराया मिलता है तो 2 रूम से कितना मिलेगा, 20 × 2, मतलब ऑब्वियसली 40 रुपीज। सेम यहाँ पे देखो, मेरे पास रूम है 100, ठीक है, रेंट कितना है, 100 रुपीज पर रूम। तो मेरे पास अभी जो टोटल अमाउंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितने रुपए बन जाएगा अमाउंट, ये बन जाएगा 10,000 रुपीज। ठीक है, सेम यहाँ पे देखो, आफ्टर इंक्रीज, जब इंक्रीज हो गया है तो रूम्स कितने हो चुके हैं, अभी 120 हो चुके हैं, और रेंट कितना हो चाहे वो हो चुका है, वो भी 120 हो चुका है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा, उतना पैसा मेरे पास आ जाएगा। 12 स्क्वायर 144, मतलब जब मेरे पास 100 कमरे थे और एक रूम का रेंट 100 रुपए था, तब मेरे पास 10,000 रुपए आ रहे थे। जैसे ही मैंने 20 रुपए बढ़ा दिए रेंट में और 20 रूम्स और बढ़ा दिए, तब मेरे पास कितना रेवेन्यू आ रहा है निकल के, 14,400 रुपए। अगर ध्यान से देखो तो पहले 10,000 आ रहे थे, अब कितने हजार ज्यादा आ रहे हैं, क्या 4,400 रुपए ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो यही इंक्रीमेंट जो हुआ है उसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो अब इसमें क्या बचा, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो बेसिकली हमसे पूछा है, ये जो 44,000 का इंक्रीमेंट हुआ है, 44,000 ज्यादा पैसे आए हैं, ये इनिशियल अमाउंट का कितना परसेंट है। 0 से 0 कैंसिल आउट। वाह, ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन थी। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, सी ऑप्शन। तो दिस इज द प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ सीडीएस 2019 के फर्स्ट में पूछा हुआ है। इतने सारे स्टेप की जरूरत समझाने के लिए पड़ रही है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कुछ भी नहीं करना है। 120 का इंक्रीमेंट हुआ, स्टार्टिंग में 10,000 प्राइस था, बाद में 14,400 हो गया। कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 4,400 का हुआ। अब 4,400 जो है वो 10,000 का कितना परसेंटेज होगा, 44% हुआ, खत्म कहानी। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो ये क्वेश्चन वर्बली होंगे। आई एम टेलिंग यू कि पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2।
ये कब है, पीवाई की 2021 का, ठीक है। यहाँ लिखा है एक्स सेल्स इज गुड्स एट 25%, ठीक है, चीपर देन बाय एंड 25% डियरर देन जेड। डियरर का मतलब होता है एक्स्ट्रा अमाउंट पे, या महंगा बोल सकते हैं, ठीक है, एक्सपेंसिव या महंगा, ठीक है। तो एक्स ने कुछ गुड्स खरीदा 25% चीपर, बाई से चीपर खरीदा, ठीक है, उसका 25% ज्यादा महंगा खरीदा जेड से। चलो ये मैं लेट करना स्टार्ट करता हूं। फॉर एग्जाम्पल वाई का जो गुड था वो 100 रुपए का था, ठीक है, वो 100 रुपीज का था। सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है एक्स सेल्स इज गुड्स 25% चीपर देन बाय, मतलब अगर वाई का 100 रुपए था तो एक्स का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ₹75, तभी तो 25% चीप होगा, ठीक है। फिर से देखो एक्स सेल्स इज गुड्स 25% चीपर देन बाय, मतलब बाई का अगर 100 रुपए का है कोई भी प्रोडक्ट, तो एक्स ने कितने रुपए में खरीदा है, वो 75 रुपए में खरीदा है, 25% सस्ता खरीदा है, ठीक है। उसके बाद बोला है 25% डियरर देन जेड, मतलब जेड का जो अमाउंट है उससे 25% ज्यादा पे खरीदा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लू जेड के पास जो अमाउंट था वो था एक्स, ठीक है, लेट्स से, ठीक है, इन्होंने कितने में खरीदा, 25% ज्यादा में खरीदा है। मतलब सीधे मैं बोल सकता हूं ये जो 75 आया है, ये जो एक्स का पास 75 है, वो जेड का जो भी अमाउंट था उसके 25% ज्यादा पे आया है। या इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूं, एक्स प्लस 25% ऑफ एक्स, ठीक है। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक्स ने बाई से 25% चीपर पे खरीदा और जेड से 25% ज्यादा पे खरीदा। मतलब एक्स के जी जो 75 रुपए आए हैं वो जेड के 25% ज्यादा है, मतलब जेड का जो भी अमाउंट था उसका 25% उसमें और ऐड करूं, वो है 75%। मतलब मैंने अगर एक्स का अमाउंट मान लिया एक्स, ठीक है, तो 25% ऑफ एक्स उसमें ऐड कर दूंगा तब आएगा 75। या बेसिकली मैं बोल सकता हूं और शॉर्ट फॉर्म में कि एक्स का जो 125% है दैट इज 75, ठीक है। देखो 100% तो एक्स होगा ही, उसमें 25% और ज्यादा है, देखो 25% डियरर देन जेड, मतलब जेड का एक तो एक्स था ही, उसके बाद 25% महंगा भी है, मतलब 125% जो है एक्स का दैट इज 75। यहां से मैं एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं, एक्स 125/100 इज इक्वल टू 75। सबसे छोटा कैसे होगा, 25 3 75, 25 5 125, और ये कितना बचा, एक्स की वैल्यू आ गई 60। मतलब एक्स का कितने रुपए का था वो सामान जो भी था, ये था 60 रुपए का, ठीक है। अब हमारी लैंग्वेज जो उन्होंने गिवन की थी ना उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना काम कर लिया है, मेरा होमवर्क डन। अब उससे बाद में देखेंगे वो पूछता क्या है। उन्होंने बोला एक्स बाई से 25% चीपर खरीदता है और जेड से 25% ज्यादा पे खरीदता है। मतलब जेड ने 60 में खरीदा था और उसका 60 का 25% कितना हो गया, 15, 15 और बढ़ा के उसने 75 में खरीद लिया। अब उनसे उन्होंने हमसे पूछा क्या है वो देखते हैं। उन्होंने हमसे पूछा है हाउ मच, कि जो जेड का पैसा है विच इज 60 रुपीज, ये 100 से कितना चीप है, 100 से कितना कम है। खुद ब खुद देखो, क्या ये 40 कम है, ठीक है, 40 कम है। और किसके ऊपर पूछा हुआ है, देखो उन्होंने बोला है चीपर देन वाई, तो हम किस पे निकालेंगे ये 40, हम ये 40 निकालेंगे इस 100 पे, 100 पे। ये जो 40 है वो 100 का कितना परसेंट है, यही बस फाइंड आउट करना था। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, 40%। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में पूछा था हाउ मच परसेंटेज इज जेट्स गुड्स चीपर देन बाय, मतलब जो जेट का प्रोडक्ट है वो वाई से कितना चीप है, तो कितना चीप है, 40 रुपीज चीप है। हमें वाई से कंपैरिजन करना था तो हमने वाई के ऊपर परसेंटेज निकाली, कितना है, 40% आया। तो ये क्वेश्चन भी खत्म है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, जो लड़ाई थी वो यहीं पे थी। इतनी चीज तो गिवन थी, मैंने इतना और फाइंड आउट कर लिया था और वो परसेंटेज के बेसिक से हो गया। तो ये दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है और, है ना, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है, इफ द एनुअल इनकम ऑफ एक्स इज 20% मोर देन दैट ऑफ वाई, ठीक है। मैंने मान लिया जो वाई की इनकम है, ठीक है, दैट इज 100, और जो एक्स की इनकम है वो कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले लिखा है इफ द एनुअल इनकम ऑफ एक्स इज 20% मोर देन वाई, मतलब अगर वाई की 100 है तो
एक्स की कितनी हो गई 120। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, देन द इनकम ऑफ वाई इज लेस देन दैट ऑफ एक्स बाई पी परसेंट। अरे बहुत ईजी हो गया, मतलब हमें फाइंड आउट करना है इसके ऊपर परसेंटेज, मतलब वाई की जो सैलरी है या जो एनुअल इनकम है वो एक्स से कितने परसेंट कम है। तो पहले तो परसेंट की बात ही नहीं करते, कितनी कम है पहले वो निकाल लेते हैं। क्या ये 20 कम है, ठीक है। अब ये 20 जो है वो 120 का कितना परसेंटेज है, यही हमें फाइंड आउट करना है, जो कि बहुत जोखिम भरा और बहुत टफ काम है ना। 2 6 जा 12, 3 5, 50/3 ऑप्शन में है नहीं है, थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा इसको। ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये बचा 16 कंप्लीट 2/3%। अच्छा परसेंटेज नहीं आएगा क्योंकि हमें केवल पी की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने यहाँ से परसेंटेज हटा दी। मतलब बेसिकली दिस इज पी परसेंट और पी की वैल्यू हो गई 16 कंप्लीट 2/3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। जो एक्स की इनकम है वो वाई से 20% ज़्यादा है, मतलब अगर वाई की 100 है तो एक्स की 120 है। तो उन्होंने हमसे पूछा था कि वो परसेंटेज बताइए वाई की जो इनकम है वो एक्स से कितने परसेंट कम है। तो वाई की इनकम एक्स से कितनी कम है, पहले 20 कम है, और जो 20 है वो 120 का कितना परसेंटेज है, वो है 16 कंप्लीट 2/3%। हमसे पी की वैल्यू पूछी थी, हमने पी की वैल्यू निकाल के दे दी 16 2/3। ठीक है, तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था 2020 में। अगर ध्यान से देखोगे तो सीडीएस के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब बेसिकली बोला तो जाता है कि बहुत लेंथी पेपर होता है, पर इट इज़ नॉट दैट मच लेंथी। और ऑब्वियसली अगर तुम इसको ट्रेडिशनल मेथड से करोगे, नो एक्स वैक्स मान के फिर इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा ही। पर ये सीखना ज़रूरी है, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। टाइम बचाओगे तभी जो क्वेश्चन जिन पर थोड़ा टाइम देना की ज़रूरत है उन पर टाइम दे पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये थोड़ा ब्लर है, कोई बात नहीं, आई विल रीड दिस क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, यहाँ लिखा है पर्सन बॉट 2 आर्टिकल्स एक्स एंड बाय, दो चीज़ें खरीदता है एक्स और बाय। ठीक है, फ्रॉम अ डिपार्टमेंटल स्टोर, द सम ऑफ प्राइस बिफोर सेल्स टैक्स वॉज ₹130। चलो कोई बात नहीं, पहले हम आर्टिकल्स लिखते हैं। ठीक है, एक कोई एक्स आर्टिकल खरीदा, एक कोई वाई आर्टिकल खरीदा। उसके बाद बोलता है द सम ऑफ प्राइस बिफोर सेल्स टैक्स वॉज ₹130। मतलब सेल्स टैक्स से पहले उसका जो प्राइस था वो 130 था। मतलब आई मुझे ये अमाउंट नहीं पता है, पर इतना पता है इनका जो सम आया था सेल टैक्स लगाने से पहले वो था 130 रुपये। ठीक है, यहां तक क्लियर। उसके बाद बोला है देयर वॉज नो सेल्स टैक्स ऑन द आर्टिकल एक्स, एक्स पे कोई भी सेल्स टैक्स नहीं लगा। ठीक है, यहां लिख लेते हैं, चलो थोड़ा और अच्छे से कर ही लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहां लिखता हूं बिफोर सेल्स टैक्स, बिफोर सेल्स टैक्स ये था। ठीक है, उसके बाद आफ्टर सेल्स टैक्स, देखो आफ्टर सेल्स टैक्स एक्स पे तो कोई टैक्स लगा नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये अमाउंट तो सेम ही रहने वाला है, पर वाई पे एक सेल्स टैक्स लगाया, और वो कितना लगा है 9% का। ठीक है, इस पे लगा है 9% का सेल्स टैक्स। तब इनका सम कितना आया है, उसके बाद हो गया द टोटल अमाउंट ऑफ पर्सन पेड इंक्लूडिंग द सेल्स टैक्स वॉज 136.75। मतलब ये हो गया 136.75। अब थोड़ा सा ध्यान देना, कॉमन बुद्धि लगाने की जरूरत है। इनिशियली दो आर्टिकल्स का जो पैसा था वो 130 रुपये था, उसने कोई भी टैक्स नहीं लगाया था। पर जब टैक्स लगाया था फाइनल उसने 136.75 रुपये पे किए। ठीक है, पर उसने ये भी बोला जो पहला आर्टिकल था, पहला जो भी चीज थी उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया, टैक्स जो लगाया केवल वाई पे लगाया, और वो कितने परसेंट का लगाया 9% का। तो अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो क्या मैं बोल सकता हूं ये जो 9% मैंने इस चीज पे, फॉर एग्जाम्पल ये एक्स कोई चीज थी, या एक्स नहीं लिखते हैं, इसको लिख लेते हैं पी। ये पी जो भी एक चीज थी, इस पे मैंने 9% का जो टैक्स लगाया उसी से मेरा कितना इंक्रीमेंट हुआ है, देखो यहां पे 6.75 का। मतलब मुझे 6 रुपए 75 पैसे एक्स्ट्रा देने पड़े, किस वजह से, जब मैंने बाई का 9% टैक्स और बढ़ा दिया। ठीक है, 9% उस पर टैक्स और बढ़ गया। ठीक है, मतलब अगर इसका कोई भी अमाउंट था, फॉर एग्जाम्पल पी का 9%, ठीक है, कितना गिवन है ये 6.75। ठीक है, यही चीज तो गिवन है। देखो पहले इतना अमाउंट था 130, इसके अमाउंट में 9% बढ़ गया जिससे मेरे 6.75 बढ़ गए रुपए। तो बेसिकली ये जो 9% था पी का वो कितना गिवन है 6.75 गिवन है। आप इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, अब कैलकुलेशन बची है। तो पी का 9% मतलब 9/100 इज 6.75। सॉल्व कर लेते हैं इसको, आ गया अपॉन में 100 से 100 कैंसिल, कैंसिल होगा ये 6 6 12 13 बिल्कुल होगा।
9 7 जा 63, कितने बचे 4, 9 5 जा 45, P इज इक्वल टू कितना आ गया 75। तो बेसिकली ये P क्या है, ये P मैंने क्या माना था, Y वाला अमाउंट, दिस इज P, इसको भी मान लेते हैं Q, इसको भी मान लेते हैं Q, ठीक है। तो यहाँ पर इट वॉज जस्ट, थोड़ा और अच्छे से क्लियर लिख देता हूँ इसको। इनिशियली ये Q था, ये P था, जिन दोनों का सम आया था 130, बाद में Q तो Q ही रहा, अमाउंट में कोई चेंज नहीं किया गया, पर P में क्या हो गया, ये P प्लस 9% ऑफ P हो गया, ठीक है, जिससे अमाउंट में 6 रुपए और 75 पैसे की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों का Z प्लस P का तो सम कितना था 130, जो बचा हुआ एक्स्ट्रा कितना था 9% ऑफ P था, उसकी वैल्यू कितनी थी 6.75, मतलब 9 P की 9% की वैल्यू 6.75, यहां से मैंने P की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। मुझसे पूछी किस चीज की वैल्यू है, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बाय बिफोर सेल टैक्स, मतलब P की वैल्यू पूछी, अरे वाह, मैं आंसर पहले ही निकाल के बैठा हूं, दिस द आंसर। अगर होता कि Y की वैल्यू ना पूछता, X की वैल्यू पूछ लेता, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास टोटल अमाउंट था ही 130, तो अगर इसमें से Y की वैल्यू जो है वो 75 है, तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 130 में से 75 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 25 30 55, ये हो जाएगी 55 रुपए, ठीक है। तो बेसिकली जो लड़ाई थी वो बस इतनी थी, अगर तुमने ये फाइंड आउट कर लिया ये जो 9% ऑफ P है यही है 6.75, तो तुम्हारे पास आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज ये ऑप्शन, ठीक है। अगेन एक PYQ फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इतने क्वेश्चन भी आ गए हैं, ठीक है। बेसिकली 2018 तक के क्वेश्चन है, तो 18 19 मतलब पिछले 5 सालों में भी 10 एग्जाम्स में भी सब मिला के भी 10 क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। पर इसका यूज बहुत है, SICI में देखोगे, मतलब अर्थमेटिक का पूरा पोर्शन जो है, तुम्हें अर्थमेटिक से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन, कोई ही क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें परसेंटेज का यूज ना हो, PYQs में भी, ठीक है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ये भी ब्लर है, डोंट वरी, आई विल रीड इट फॉर यू। यहाँ लिखा है x y and z आर 3 numbers such that x is 30% of z and y is 40% of z. If x is p% of y, then what is the value of p? हे भगवान, देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे थोड़ा अच्छे क्वेश्चन तो पीछे कर ही चुके हो, फिर भी लिख लेते हैं इसको। x, y और z 3 नंबर हैं, ठीक है। x इज 30% ऑफ z, अब मैं z को सबसे पहले 100 मान लेता हूँ, दिस इज 100। यहाँ लिखा है x इज 30% ऑफ z, मतलब x कितना है 30% ऑफ z है, मतलब ये है 30, और y इज 40% ऑफ z, मतलब y कितना है, ये हो गया 40, ठीक है। इफ x इज p% ऑफ y, x इज p% ऑफ y, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, मतलब हमें बेसिकली इतना बताना है, ये जो 30 है वो 40 का कितना परसेंट है, हमें p की वैल्यू मिल जाएगी। उन्होंने बोला p%, मैं लिख दिया p% बना दिया, या खुद ब खुद देखो, x इज p% ऑफ y, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, मैंने यहाँ पे लिख लिया, इसको सॉल्व करना है बस। अब ये हो जाएगा 25, 25 3 का होता है 75, तो p% इज इक्वल टू आ गया 75%। आंसर है ऐसा कुछ, बिल्कुल है आंसर, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो इट वॉज वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। एक्स वाई का कितना परसेंटेज है वही फाइंड आउट करना था, और हमें p की वैल्यू बतानी थी, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और शायद ये लास्ट क्वेश्चन भी है, क्योंकि बेसिकली परसेंटेज में CDS में इतने ही क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और बाकी रही बात FCAT की, FCAT में एक सारे के सारे टाइप्स यही हैं, कुछ भी अलग तरह का कोई भी टाइप नहीं है, बस उसमें एक एक्स्ट्रा आ जाता है सक्सेसिव, ठीक है। उसकी चिंता मत करो, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन या तो मैं टेस्ट में दूंगा, उसके बाद डिस्कस करा दूंगा, या तो फिर डाउट सेशंस में ही हो जाएगा वो वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, उसका मतलब एक दिस इज द ओनली कॉन्सेप्ट जो बचा है, जो FCAT में भी आता है क्वेश्चन, CDS में तो अभी तक देखने को नहीं मिला है। ये वाला कॉन्सेप्ट कर लेंगे तो FCAT का तो मतलब बेसिकली थोड़ा और इजी लेवल है इससे, है ना। इसमें थोड़ा सा तब भी घुमा के थोड़ी सी चीज़ें पूछी, उसमें तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। नाउ सी इसमें लिखा है द नंबर ऑफ आइटम्स इन अ बुकलेट इज n, द फर्स्ट ईयर देयर इज एन इंक्रीज ऑफ x% इन दिस नंबर एंड द सब्सिक्वेंट ईयर देयर इज अ डिक्रीज ऑफ x%, ठीक है। पहले साल में एक x% बढ़ता है और दूसरे साल में x% घट जाता है। उसके बाद क्या पूछा है, एट द एंड ऑफ 2 ईयर, 2 साल के बाद, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ आइटम्स इन द बुकलेट। चलो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैंने सॉल्यूशन करना स्टार्ट किया। फर्स्ट ईयर में ये था n प्लस n का x%, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। पहले साल में देखो कितना हुआ है, जो नंबर था बुकलेट में, जितने पेजेस थे, लिखा है ना नंबर ऑफ आइटम्स इन अ बुकलेट, उनमें x% का इंक्रीमेंट हो गया, मतलब पहले n था, फर्स्ट ईयर में कितना हो गया वो n प्लस n का x%, ठीक है।
दूसरे साल में वो कितना हो गया है, उसमें से x% घट गया है। मतलब देखो पहले बात तो ये हो गया फर्स्ट ईयर का अमाउंट, ठीक है, जितने भी उसमें नंबर ऑफ आइटम्स थे। तो इन्हीं में से नंबर ऑफ आइटम्स में से दूसरे साल में क्या हुआ, इसी का x% घट गया, x% मैंने माइनस कर दिया है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, फिर से रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट ईयर में n x% बढ़ गया, और सेकंड ईयर में जो अमाउंट हो गया, आप देखो बेसिकली उसी अमाउंट पे तो निकालेंगे ना परसेंटेज। तो सेकंड ईयर में जो भी अमाउंट था उसी का x% मैंने घटा दिया है। मुझसे पूछा है सेकंड ईयर में नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, आइटम्स कितने हो जाएंगे, कोई बात नहीं, बस इनका एडिशन करना है। सेकंड ईयर में कितना सम हो गया, तो फर्स्ट ईयर में इट वाज n प्लस n x%, ठीक है, और सेकंड ईयर में इट वाज बेसिकली यहाँ पहले ऐड हो चुका है तो हमको वो भी दिमाग नहीं लगाना है, n प्लस n x% और माइनस n प्लस n x%। क्या इन दोनों में से n कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ कितना बचा, 1 प्लस x%, माइनस यहाँ पे क्या बचा, n कॉमन आने के बाद 1 प्लस x% और एक x%, ठीक है। पूरे में से n कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, यहाँ आ गया n। इसमें से 1 प्लस x% भी कॉमन आ सकता है, दोनों साइड से मैं कॉमन ले रहा हूँ, ये हो गया 1 प्लस x%। कंफ्यूज मत होना, ये नंबर्स दिया हुआ है, आंसर भी बेसिकली ऐसे ही में फाइंड आउट करना है, इसलिए मैं कोई चीज़ लेट भी नहीं कर रहा हूँ, है ना। और यहाँ से क्या बच गया, केवल x%, नहीं आपका पूरा कॉमन ले लिया ना हमने। देखना इस वाले स्टेप में कंफ्यूज मत होना, इस पूरे के पूरे स्टेप्स में से मैंने n प्लस 1 प्लस n ब्रैकेट में 1 प्लस x% कॉमन ले लिया है, यहाँ से भी n 1 प्लस x% कॉमन ले लिया है, यहाँ से बच गया 1 माइनस यहाँ से बच गया x%। वाह वेरी ब्यूटीफुल, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन चुका है। तो क्या मैं इसको अब लिख सकता हूँ n कॉमन a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब 1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस x% स्क्वायर, मतलब इसको मैं लिख ही लेता हूँ परसेंटेज को खोल के, x/100 का स्क्वायर। तो बेसिकली मेरे पास ये चीज़ बच गई, ठीक है। अब थोड़ा एक बार फिर से मैं बताता हूँ, फिर बताऊंगा कि एक्चुअल में इसकी मदद से हमें क्या कैसे पता लगेगा आंसर क्या है। सबसे पहले कोई भी एक बुकलेट थी, उसमें नंबर ऑफ आइटम्स थे n, ठीक है। उसके बाद बोला कि पहले साल में उसमें x% का इंक्रीज हो गया, मतलब पहले n था, n का x% और इंक्रीज हो गया, ठीक है, ये हो गया पहले साल में। दूसरे साल में क्या होता है, x% का डिक्रीज हो गया। तो x% का डिक्रीज किस पे होगा, पहले साल में जितना पूरा अमाउंट बन चुका था इसी का ही तो x% कम होगा, मतलब दूसरे साल में ये तो था ही, उसमें से इसी का x%, मतलब ये इसी का x% कम हो गया। तो उन्होंने मेरे को यही बोला है कि दूसरे साल के एंड में, ठीक है, फाइनली मेरे पास कितने आइटम्स बचेंगे। तो दूसरे साल के एंड में मेरे पास कितना था, दिस मच। मैंने इसी को बस थोड़ा सॉल्व करके लिखा है। इन दोनों में से मैंने n कॉमन ले लिया, यहां से भी n कॉमन ले लिया, पूरा n कॉमन बाहर निकाल लिया। नेक्स्ट टाइम में मैंने n 1 प्लस x% दोनों में से कॉमन ले लिया, बाद में फॉर्मूला बन के मेरे पास ये स्टेप आया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसे यहीं पे समझते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सही से लिखूं तो ऐसे लिखूंगा ना, अंदर मल्टीप्लाई कर दूं n माइनस n का x/100 स्क्वायर। अब तुम खुद ब खुद बताओ, स्टार्टिंग में मेरे पास 100 रुपए थे, बेसिकली मैंने इसको n मान लिया, ठीक है। 2 साल बाद आफ्टर 2 ईयर्स मेरा n में से कोई चीज माइनस हो रही है, फॉर एग्जाम्पल 100 में से 20 कम हो रहे हैं, ठीक है, कोई चीज माइनस हो रही है। तो क्या मेरे पास बढ़ी हुई चीज आएगी या घटी हुई चीज आएगी, दिस इज n1 लिख लेते हैं, इसको n डैश लिख लो, कुछ भी लिख लो। इनिशियली मेरे पास 100 रुपए थे, नेक्स्ट टाइम जो मेरे पास ऑब्जर्वेशन आई उसमें n में से, मतलब 100 में से कुछ घट रहा है, कोई चीज माइनस हो रही है ना। तो खुद ब खुद बताओ, अगर किसी नंबर एक्चुअल नंबर में से कोई चीज माइनस होगी तो नंबर हमेशा घट के मिलेगा या नहीं मिलेगा, यही उन्होंने पूछा है। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ आइटम्स इन द बुकलेट, कैसे होंगे, लेस देन n होंगे, लेस देन n होंगे, या फिर इक्वल टू n होंगे। इक्वल टू n तो नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे n नहीं आया आंसर में। मोर देन n भी नहीं आया आ रहा है, अगर यहाँ पे प्लस आता तो n से ज्यादा आ सकते थे। इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ n, ये वाला क्वेश्चन वो नहीं है, क्या बोलते हैं, क्योंकि बिकॉज हमारे पास कोई n की वैल्यू गिवन नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, लेस देन n, क्योंकि वो क्लियर कट हमको दिख रहा है, पहला ही ऑप्शन ठीक ऑप्शन है। n में से कोई चीज माइनस हो रही है ना, इनिशियली हमारे पास n था, अब n में से कुछ घट रहा है, मतलब वैल्यू कम हो गई, मतलब अब क्या आएगा, लेस देन n आएगा आंसर। तो ये भी बहुत थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था,
इसको बोल सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा लेंथी बन सकता है और हो सकता है बाउंस करके भी निकल जाए, पर अगर ऐसा क्वेश्चन एक बार देख लिया फिर दोबारा गलती करोगे तो कुछ भी नहीं। और बेसिकली अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े हैं तो इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, बेसिकली इसमें कुछ लेट भी नहीं करना, नंबर भी नहीं मानने हैं, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल फॉर नो एनडीए के जो प्रैक्टिस थे पीवाईक्यूज के, सॉरी सीडीएस के पीवाईक्यूज। तो सीडीएस के पीवाईक्यूज में इसके अलावा अगर तुम्हें लगता है लेटेस्ट जो 2024 के आए हुए हैं उन्हें अपनी तरफ से सॉल्व करके और देखो, अगर होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर हिम्मत नहीं हारना। ऐसा नहीं कि एक ही बार में क्वेश्चन सॉल्व करके उससे पीछे हट जाओ। मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन को कम से कम 3 बार प्रैक्टिस मतलब सॉरी सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक बार में क्वेश्चन वही सॉल्व होते हैं जो बहुत ईजी होते हैं। ईजी भी किस लेवल पे, अगर आपने पहले बहुत, अगर आप 250 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आए हो उसके बाद तो आपके लिए बहुत टफ क्वेश्चन भी ईजी वाले में ही आता है, ठीक है। अगर आपने नया नया स्टार्ट किया है तब जब भी आप पहला क्वेश्चन कर रहे होते हो अगर वो पहली बार में सॉल्व नहीं होता तो उस पर हिम्मत नहीं हारनी है। नया पेज लो और फिर से थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के फिर से सॉल्व करने की कोशिश करो। हो सकता है कहीं पे मिस कर रहे हो या वैल्यू गलत लगा रहे हो, ठीक है। तो एक बार में क्वेश्चन में गिव अप नहीं, ऐसा नहीं करना है कि एक बार क्वेश्चन सॉल्व किया नहीं हुआ सॉल्व, फोटो क्लिक किया डाउट में डाल दिया, ठीक है। तो उससे तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग कभी भी डेवलप नहीं होगी। क्रिटिकल थिंकिंग या फिर जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच होती है वो कहाँ कैसे आती है, जब आप एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार सॉल्व करते हो तो आपको खुद ब खुद समझ में आता है कि हाँ ये प्रोसेस है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, इसको मैं 2 तरह से भी कर सकता हूँ, ठीक है। और मैथ्स में ऐसा कोई सेट पैटर्न नहीं है, एक क्वेश्चन को तुम 2000 तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में हम एक नया चैप्टर करने वाले होंगे, बी रेडी फॉर दैट। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद।